हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको विशिष्टता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनलिटी, विशिष्टता के अर्थ के विषय में बताया था। विशिष्टता की परिभाषा के विषय में बताया था कि विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से भिन्न है जो कि शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक तथा सामाजिक गुणों में औसत है। विशेष आवश्यकताओं के प्रकार बताए थे, क्योंकि मैंने आपको विशिष्टता के अर्थ में बताया था कि विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताएं होती हैं। तो ये विशेष आवश्यकताएं जो होती हैं वह भी अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है तो उसकी आवश्यकता अलग होगी, शारीरिक रूप से भिन्न बालक है तो उसकी आवश्यकता अलग होगी, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक, वंचन के आधार पर भिन्न बालक होते हैं, तो इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको मात्रात्मक अवधारणा, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट के विषय में बताया था कि कैसे हम किसी विशेष बालक का या सामान्य बालक का IQ लेवल निकालते हैं, बौद्धिक स्तर का मापन करते हैं, बुद्धि लब्धि के आधार पर उसका बौद्धिक मापन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी विषय में। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुणात्मक अवधारणा क्या है। जो विशेष आवश्यकताओं के मैंने 5 प्रकार आपको बताए थे, उन श्रेणियों की विस्तृत व्याख्या के अनुसार विशिष्टता की प्रमुख अवधारणा 3 है, जिसमें मात्रात्मक अवधारणा, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी गुणात्मक अवधारणा, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। गुणात्मक अवधारणा के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से व्यथित तथा सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक आते हैं। संवेगात्मक रूप से व्यथित बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव होती है। ऐसे बालकों में भावनाओं का सही व्यवस्थापन न होने की स्थिति में संवेगात्मक असंतुलन का प्रदर्शन करते हैं। फलस्वरूप वे स्वयं के लिए एवं समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। ऐसे बालक जो है वह स्वयं के लिए और समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। संवेगात्मक रूप से पीड़ित बालकों की संख्या भी बहुत होती है। संवेगात्मक रूप से पीड़ित जो बालक होते हैं उनकी संख्या बहुत होती है। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहयोगियों और समाज के विभिन्न सदस्यों के नियमानुसार एवं सहज भाव से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। फलतः वह सामाजिक रूप से स्वीकृत विचारों तथा गुणों को सीखने से वंचित रह जाता है। इसके दुष्परिणाम उसके चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर, कार्य प्रणाली पर तथा व्यवसाय पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वास्तव में ऐसे बालक मनोसामाजिक तथा अपराधी मनोसामाजिक भिन्नता का परिणाम है। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इस श्रेणी में मुख्य रूप से अधिगम असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से वंचित, इस श्रेणी में मुख्यतः अधिगम असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से वंचित तथा अल्पसंख्यक बालक आते हैं। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक वे नहीं हैं जिनका अपनी कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि वे हैं जो उस परिवेश से जिसमें वे रह रहे हैं एक भिन्न संस्कृति को रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उन अनेक बालकों से भिन्न होते हैं जिनकी संस्कृति समान है। यह विशिष्टता अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक भी विशेष शिक्षा के पात्र हैं, क्योंकि वह अन्य बालकों से भिन्न है और इसी कारण विशिष्ट हैं। अन्य बालकों से भिन्न है, इसी कारण वे विशिष्ट हैं।
सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से भी वंचन की स्थिति पैदा होती है। इसके लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऐसे समस्त बालकों के मनोविज्ञान को भली भांति समझकर उनके लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। अभी तक ऐसे बालकों को सामान्य बालक समझकर सामान्य स्तर वाले बालक की शिक्षा ही प्रदान की जाती है। ऐसे बालक का यदि विकास करना है तो उनकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहिए और उसी के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। उनकी अक्षमता वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं, परंतु उन्हें किसी भी दृष्टि में हीन नहीं समझना चाहिए। हीन वो किसी भी दृष्टि से नहीं होते हैं। उनकी अक्षमता स्वयं की न होकर सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से संबंधित होती है। वंचित बालकों की अपनी कुछ धनात्मक विशेषताएं होती हैं, जैसे समूह प्रवृत्ति, सहन शक्ति, अनौपचारिकता, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति तथा विभिन्नता में भी प्रसन्न रहना। हम इन गुणों के आधार पर विश्व के महान व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर तथा अब्राहम लिंकन इत्यादि को जानते हैं। आज विद्यालयों में ऐसे वंचित बालकों के कुशल मार्गदर्शन हेतु विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सांख्यिकी अवधारणा, स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। सांख्यिकी अवधारणा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा में निर्देश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हम आज के समय में जानते हैं कि व्यक्ति की योग्यता अनुसार ही उनके लिए व्यवसाय चुना जाना चाहिए। आज के समय में व्यक्ति के योग्यता अनुसार ही व्यवसाय का चयन करना चाहिए। इससे तात्पर्य है कि बालकों को व्यवसाय के संबंध में भी निर्देश उनकी योग्यता अनुसार देनी चाहिए। बालकों को व्यवसाय के संबंध में निर्देश जो है वो उनकी योग्यता के अनुसार देनी चाहिए। यह समझ लेना हमको आवश्यक है कि विशिष्टता की सांख्यिकी अवधारणा से क्या अभिप्राय है तथा इसकी क्या प्रकृति है। इसके कॉन्सेप्ट में जो सांख्यिकी कॉन्सेप्ट है इसकी क्या अभिप्राय है और क्या प्रकृति है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता तथा सामान्यता दोनों पाई जाती है। व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता तथा सामान्यता दोनों पाई जाती है। विचलनशीलता से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता या योग्यता की किसी भी एक समूह में माप करना। विचलनशीलता से तात्पर्य है कि किसी की विशेषता या योग्यता की किसी भी एक समूह में माप करना, तो हमें व्यक्तियों की उस योग्यता आदि में विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। व्यक्ति एक दूसरे से उन योग्यता से विचलनशील होंगे। इसके अतिरिक्त इस समूह में यह भी देखने को मिलेगा कि अधिकतर व्यक्ति मध्यमान के निकट होते हैं। कुछ ही व्यक्ति असाधारण रूप से योग्य अथवा अयोग्य मिलेंगे। हमारा सामान्यता से ही तात्पर्य है। यदि योग्यता माप की वक्र रेखा खींची जाए, यदि योग्यता माप के लिए हम एक सरल रेखा खींचते हैं तो वह सामान्य संभावी वक्र के रूप में होगी। व्यक्तिगत भेद का आधार विकास सीखने में भी भिन्नता भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास का क्रम विभिन्न होता है तथा उनके सीखने की योग्यता के विभिन्न अवसर होते हैं। इस कारण भी व्यक्तिगत भेद दृष्टिगोचर होते हैं। प्रत्येक बालक की अभिवृद्धि का एक निजी प्रतिमान होता है। प्रत्येक बालक के
अभिवृद्धि का एक निजी प्रतिमान होता है। एक बालक की मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि बहुधा अव्यवस्थित होती है। वह कुछ विकास के पहलू में द्रुत विकास की स्थिति में होता है और कुछ में औसत और अनेक में मंद गति से होता है। यह प्रतिमान मैंने आपको नोट्स दिया है। नोट्स में देखिएगा मैंने एक ड्राइंग बनाया है जिसमें एक तरफ विचलनशीलता को दिखाया है और एक तरफ विशिष्ट बालक के प्राप्तांक को दिखाया है। तो उस चित्र को आप देखकर समझ सकते हैं कि बालक के विकास के पक्ष में कितना औसत विकास होता है, कितना गतिगामी विकास में बहुत आगे है और कौन पीछे है। उस नोट्स में आप उस ड्राइंग को देखिएगा। एक शिक्षक को बालक की इस अभिवृद्धि के संबंध में सावधान रहना चाहिए। एक बालक को जो मानसिक विकास में औसत से अधिक है, गतिगामी विकास में भी औसत से अधिक नहीं मानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की अभिवृद्धि में बहुत ही थोड़ा सह संबंध है। एक बालक जिसका सुलेख खराब है, पढ़ने में, गणित में, अन्य पाठ्य विषय में बहुत अच्छा हो सकता है। जो बालक गणित में कमज़ोर है वे भाषा में अच्छे हो सकते हैं। व्यक्ति भेद की एक अन्य विशेषता की ओर भी हम ध्यान दे सकते हैं। वह यह है कि एक क्षेत्र में विभिन्नता, जैसे ज्ञानोपार्जन, बुद्धि, स्वभाव आदि में विभिन्नता कुछ दूसरे क्षेत्रों में विभिन्नता पर प्रभाव डाल सकती है। देखिए, एक शिक्षक को बालक की इस अभिवृद्धि के संबंध में सावधान रहना चाहिए। एक बालक जो मानसिक विकास में औसत से अधिक है, गतिगामी विकास में भी औसत से अधिक हो, यह नहीं मानना चाहिए। एक बालक मैथ्स में उसकी पकड़ अच्छी है, मैथ्स में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हो सकता है कि वो इंग्लिश में कमज़ोर हो। वो कोई बालक हो सकता है कि अंग्रेजी उसकी काफ़ी अच्छी है, वह हिंदी में कमज़ोर है। किसी बालक को विज्ञान विषय में पकड़ हो और सोशल साइंस में वो कमज़ोर हो सकता है। तो इन दोनों प्रकार की अभिवृद्धि में बहुत ही थोड़ा सहसंबंध है। एक बालक जिसकी हैंडराइटिंग खराब है, पढ़ने में, गणित व अन्य पाठ्य विषय में बहुत अच्छा है, उसकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है लेकिन वह पढ़ने में अच्छा हो सकता है। जो बालक गणित में कमज़ोर है, हो सकता है कि वह भाषा का अच्छा ज्ञान रखता हो, भाषा में उसकी अच्छी पकड़ हो। व्यक्ति भेद की एक अन्य विशेषता की ओर भी हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि एक क्षेत्र में विभिन्नता, जैसे ज्ञानोपार्जन, बुद्धि, स्वभाव आदि में विभिन्नता कुछ दूसरे क्षेत्रों में विभिन्नता पर प्रभाव डाल सकती है। यदि एक बालक की बुद्धि कम है तो उसके ज्ञानोपार्जन की क्षमता भी कम होगी और इस प्रकार उसमें ज्ञानोपार्जन संबंधी विभिन्नता पाई जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों की विभिन्नता तो निजी होती है, किंतु कुछ अन्य क्षेत्र जिनमें एक ही योग्यता की आवश्यकता होती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानसिक और गतिमान से संबंध न हो, किंतु बौद्धिक योग्यता ज्ञानोपार्जन पर अवश्य प्रभाव डालती है। मानसिक और गतिमान से संबंध न भी हो, किंतु बौद्धिक योग्यता ज्ञानोपार्जन में अवश्य प्रभाव डालती है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव से पनपती है। एक बालक बहुत से गुणों को लेकर उत्पन्न होता है जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता को निर्धारित करते हैं और दूसरे बालकों के जन्मजात गुणों से वैमीकृत लिए होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बालक का वातावरण दूसरों से भिन्न होता है, अतएव जो गुण वह अर्जित करता है वह भी दूसरों से भिन्न होता है। अब हम देखते हैं
चिकित्सीय अवधारणा। 4 कॉन्सेप्ट है। बालक की आवश्यकताओं को हमने 4 श्रेणियों में बांटा है, क्योंकि विभिन्न विशिष्टताएं परस्पर संबंधित होती हैं और ये विशिष्टताएं जो हैं 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित होती हैं, जिसमें पहला है मात्रात्मक अवधारणा, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा है गुणात्मक अवधारणा, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। तीसरा है सांख्यिकी अवधारणा, स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। और चौथा है चिकित्सीय अवधारणा, मेडिकल कॉन्सेप्ट। एक लंबे समय से अस्वस्थ, क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, श्रवण क्षति, नेत्र क्षति तथा बहुल विकलांगता आदि शरीर से संबंधित आवश्यकताएं बालक को सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न बनाती है। शारीरिक क्षति अथवा प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण हैं। जन्म पूर्व क्षति, जन्म से पहले ही कोई इंजरी हो गई हो। जन्म क्षति एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस समय कुछ इंजरी हुई हो। जन्मोपरांत चोट, पोस्टनेटल इंजरी, जन्म के बाद कोई चोट, या आनुवंशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स। शारीरिक विकलांगता विशिष्टता की चिकित्सीय अवधारणा के अंतर्गत आती है। शारीरिक विकलांगता जो है वो मेडिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है। शारीरिक रूप से भिन्न बालक के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन उनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। शारीरिक रूप से भिन्न बालक के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन उनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मौखिक संचार में भिन्न बालक प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वाक क्षतियुक्त बालक, जिनके बोलने में दोष होता है, जैसे हकलाना या कोई और भी स्वर दोष। दूसरा है विकलांग, द्वितीय भाषा विकलांग बालक, जैसे उस भाषा को नहीं जानते जो उनके वातावरण तथा विद्यालय में बोली जाती है। भाषा विकलांग बालकों के अंतर्गत वे बालक भी आते हैं जो मातृभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते। इन बालकों की एक प्रमुख समस्या होती है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। इस प्रकार के बालकों की प्रमुख समस्या होती है कि वे अपने विचारों को दूसरों तक किस तरह से पहुंचाएं। इसका प्रतिफल निम्नलिखित दोषों का पैदा होना है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ दोष पैदा होते हैं, जिसमें पहला है पिछड़ापन, दूसरा है सीखने में मंदगति, तीसरा है भग्नाशा का अनुभव होना, चौथा है संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित तथा पांचवा है व्यक्तित्व का विकृत होना। तो हमने कौन कौन सा देखा, कौन कौन से दोष पैदा होते हैं। पहला है पिछड़ापन, दूसरा है सीखने में मंदगति, तीसरा है भग्नाशा का अनुभव होना, चौथा है संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित तथा व्यक्तित्व का विकृत होना। उपयुक्त कारणों से बालकों की शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रहती है और उनका शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक जीवन प्रभावित होता है। अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष चिकित्सीय कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों का अर्थ एवं अवधारणा। प्रायः विद्यालयों का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं उद्देश्य आदि के आधार पर विविध रूपों में देखा जाता है। विद्यालयों का जो स्वरूप होता है वह पाठ्यक्रमों के आधार एवं शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर निर्मित होता है। कुछ विद्यालय एक रूपता से युक्त होते हैं जिन्हें सामान्य विद्यालय कहा जाता है, परंतु कुछ विद्यालय इस प्रकार के होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए बने होते हैं।
इन विद्यालयों में सभी प्रकार के छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है तथा सभी प्रकार के सामाजिक स्तर वाले बालक बालिकाओं, अक्षम बालक बालिकाओं एवं प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों के नाम से जाना जाता है। इन विद्यालयों में उन बालक एवं बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त होती है जिनको किसी कारण सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं होता है। वैसे बालकों को भी इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है जो किसी कारणवश सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार समावेशी विद्यालय का स्वरूप व्यापक उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इस विद्यालय में प्रत्येक बालक की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता, परंतु वह कक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। समावेशी विद्यालय के शिक्षक द्वारा उसके कारण का पता किया जाता है कि घर जाकर उनको अपने पिता के साथ कृषि कार्य करना पड़ता है। शिक्षक द्वारा इस स्थिति में पिता को शिक्षा का महत्व बताया जाता है तथा उनको गृह कार्य के लिए समय प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार बालक को गृह कार्य का समय प्राप्त होता है। समावेशी विद्यालय के स्वरूप के विषय में प्रोफेसर एस.के. दुबे का कहना है कि समावेशी विद्यालयों का आशय उन विद्यालयों से है जिनमें विविध योग्यताओं, विशेषताओं एवं आवश्यकताओं वाले बालक एवं बालिकाओं के समग्र विकास की व्यवस्था होती है तथा विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक, शैक्षिक, सद्भावना युक्त एवं सहानुभूतिपूर्ण होने के साथ साथ छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार समावेशी विद्यालय के आशय उन विद्यालयों से है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के सर्वांगीण विकास, छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, विद्यालय के प्रजातांत्रिक वातावरण एवं सद्भावना का वातावरण उपस्थित करते हैं तथा जिनमें शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर छात्र हित में देखी जाती है। अतः स्पष्ट होता है कि समावेशी विद्यालयों की संरचना, उद्देश्य एवं कार्य सामान्य विद्यालयों से पृथक होते हैं। इन विद्यालयों के उद्देश्य, कार्य तथा शैक्षिक एवं अशैक्षिक सुविधाओं का क्षेत्र व्यापक होता है। वर्तमान समय में शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो हमने क्या देखा कि समावेशी विद्यालय प्रायः विद्यालयों का स्वरूप पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है। कुछ विद्यालय एकरूपता से युक्त होते हैं जिन्हें सामान्य विद्यालय कहा जाता है, परंतु कुछ विद्यालय इस प्रकार के होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए बने होते हैं। इन विद्यालयों को ही हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। अब हम देखते हैं समावेशी विद्यालयों की क्या विशेषता है। समावेशी विद्यालयों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। इसमें पहला है विशेष नेतृत्व। इसकी समावेशी विद्यालय की विशेषता में पहला है विशेष नेतृत्व, स्पेसिफिक लीडरशिप। समावेशी विद्यालय के शिक्षक, प्रशासक एवं प्रबंध समिति के सदस्यों में विशेष प्रकार की नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। विशेष नेतृत्व के रूप में इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसमें पहला है विद्यालय के कर्मचारियों में सदैव
निर्णय क्षमता की श्रेष्ठता पाई जाती है। इसमें सभी कर्मचारियों द्वारा विद्यालय के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया जाता है। दूसरा है समावेशी विद्यालय के प्रशासक एवं शिक्षक विद्यालय के लिए सदैव ऐसी व्यूह रचनाओं का निर्माण करते हैं जिससे विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरल एवं स्वाभाविक रूप से संपन्न हो सके। तीसरा है विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता की जाती है। यह सहायता आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक उन्नयन के रूप में की जाती है। चौथा है विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों द्वारा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय की समावेशी विचारधारा से परिचित कराया जाता है। पांचवा है विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को विशेष उपागमों एवं प्रयोग संबंधी अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छठा है विद्यालय प्रबंधन द्वारा समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय के विश्वासों, मूल्यों एवं परंपराओं से अवगत कराया जाता है जिससे कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करा सके। तो विशेष नेतृत्व के अंतर्गत इन चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट है दूसरा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसके अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था संबंधी नियम शिक्षक एवं छात्रों के सहयोग से बनाए जाते हैं। दूसरा है समावेशी विद्यालयों में व्यक्तिगत विशेषताओं का सम्मान किया जाता है। तीसरा है समावेशी विद्यालयों में छात्रों की आवाज़ का सम्मान किया जाता है। चौथा है समावेशी विद्यालय में अभिभावकों तथा विद्यालय के समस्त कर्मचारियों का विद्यालय प्रबंधन में सहयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है समावेशी विद्यालयों के अंतर्गत सहभागिता की स्थिति देखी जाती है। छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रबंधक सभी यह सोचकर सहभागिता प्रदान करते हैं कि ये विद्यालय उसका है तथा उनको इसे आदर्श एवं श्रेष्ठ रूप प्रदान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समावेशी विद्यालय जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन विद्यालयों के द्वारा एक दूसरे को परामर्श प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है समावेशी विद्यालयों में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जाती है तथा स्वयं सेवकों की सहायता से विद्यालयी व्यवस्था के संचालन तथा छात्रों की आवश्यकता पूर्ति में सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है सहयोगी संस्कृति, सपोर्टिव कल्चर। सहयोगी संस्कृति, सपोर्टिव कल्चर। समावेशी विद्यालय इस सपोर्टिव कल्चर के अंतर्गत पहला है समावेशी विद्यालय के सभी क्रियाकलाप समग्र रूप में संपन्न होते हैं। इसमें सभी का सहयोग लिया जाता है तथा प्रत्येक छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दिया जाता है। दूसरा है विद्यालय के नियम, परंपराएं एवं वातावरण प्रेरणाप्रद होते हैं। तीसरा है समावेशी विद्यालय के बैनर, स्लोगन एवं दीवारों पर बने चित्र समग्र विकास एवं सभी के प्रति सहानुभूति एवं सद्भावना की ओर संकेत करते हैं। जैसे सब पढ़ें सब बढ़ें, इस प्रकार का स्लोगन लिखा रहता है। सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा स्लोगन लिखा रहता है इस टाइप से। गांव के लोगों के विचारों से मिलता जुलता, उनके रहन सहन से मिलता जुलता स्लोगन लिखा होता है। गैया बकरी चरती जाए,
मुनिया बेटी पढ़ती जाए। इस तरह से करके स्लोगन लिखा रहता है। नेक्स्ट है, विद्यालय की संस्कृति में विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले परियोजना कार्य भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालयों में अभिभावकों को भी समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालय में छात्रों को उन गतिविधियों में संलग्न रखा जाता है जो कि सामाजिक अपेक्षा के अनुकूल हों तथा छात्रों का समग्र विकास करने वाला हो। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगी पाठ्यक्रम। समावेशी विद्यालय का नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगी पाठ्यक्रम, यूजफुल करिकुलम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समावेशी विद्यालयों में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो व्यक्तिगत योग्यता एवं भिन्नता पर आधारित होता है। छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, समावेशी विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चयन भी छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाता है। तीसरा है, पाठ्यक्रम में समाहित अधिगम गतिविधियाँ छात्रों की रुचि एवं योग्यता दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। चौथा है, समावेशी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में समाहित प्रत्येक गतिविधि सार्थक रूप में समसामयिक दृष्टि से उपयोगी होती है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समावेशी विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिका के समग्र विकास एवं उच्च अधिकतम स्तर की व्यवस्था की जाती है। समावेशी विद्यालय किसी भी वंचित वर्ग के बालक बालिका एवं अक्षमता से ग्रसित बालकों के विकास की व्यूह रचना तैयार करते हैं। इन विद्यालयों में उन बालक बालिकाओं का स्वागत होता है जिन बालक बालिकाओं को अन्य सामान्य विद्यालय लेने से मना करते हैं। इस प्रकार समावेशी विद्यालय उस समग्रता, व्यापकता एवं सार्वभौमिकता की ओर संकेत करती है जिसकी आवश्यकता वर्तमान समाज को है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।